हेलो फ्रेंड। आज हम बात करेंगे दोस्तों। तो इसी क्रम में आज हम संतुलन बायोमैकेनिक फिजियोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स के अंतर्गत संतुलन के बारे में आज हम जानेंगे। इक्विलिब्रियम संतुलन क्या होता है, इसके बारे में विस्तार से समझेंगे। जब किसी वस्तु पर कोई बल इस तरह कार्य करे कि वस्तु ना तो रेखीय गति करे और ना ही घूर्णन गति करे, संतुलन कहलाता है। इम्पोर्टेंट रहेगा, संतुलन में क्या है, ना तो वस्तु कैसी ना तो रेखीय गति करे और ना ही घूर्णन गति करे, तो वो क्या कहलाएगा, संतुलन कहलाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे। संतुलन जो है निम्न कारकों पर निर्भर करता है। नंबर 1, केंद्रीय गुरुत्वाकर्षण बल बिंदु, जो सीजी पॉइंट, यानी कि जो सीजी पॉइंट होता है, सेंटर ग्रेविटी पॉइंट, सीजी पॉइंट, उस पर देखते हैं। वस्तु का सीजी आधार यानी कि ग्रेविटी, जो सेंटर ग्रेविटी है वो आधार बेस के ऊपर रहे और सीजी पॉइंट जितना नीचे संतुलन उतना ही अच्छा होगा, उतना ही संतुलन अच्छा होगा। आगे देखेंगे। दूसरा है आधार बेस पे देखेंगे संतुलन। इसमें क्या होता है, आधार बेस में आधार जितना बड़ा होगा संतुलन उतना ही अच्छा होगा। ठीक है, जितना आधार बड़ा होगा उतना ही संतुलन अच्छा होगा। आधार चौड़ा होने से उसका सीजी पॉइंट यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक जगह शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, जब चौड़ा होगा आधार तो उसका सीजी पॉइंट जो है एक जगह शिफ्ट हो जाता है, जिससे गुरुत्वाकर्षण रेखा आधार से बाहर नहीं जाती है। ठीक है, तो कहने का मतलब आधार जो बेस है जितना ही चौड़ा होगा संतुलन उतना ही अच्छा होगा। आगे देखेंगे। तीसरा है फिजियोलॉजिकल इफेक्ट। संतुलन निम्न कारकों पर निर्भर है, तो तीसरा है फिजियोलॉजिकल इफेक्ट। ये इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या होता है, कान में एक इंडोलिम्फ संतुलन में सहायता करता है। हमारे कान में एक तरल द्रव भरा होता है थोड़ा सा, उसे बोलते हैं इंडोलिम्फ। इंडोलिम्फ इम्पोर्टेंट रहेगा, जो संतुलन बनाए रखने में बहुत ही मददगार साबित होता है, क्योंकि यहाँ पे कान का इंडोलिम्फ जो है द्रव है, पानी जैसा तरल पदार्थ भरा होता है, वो जब डिसबैलेंस हो जाता है, हिल जाता है, तो तुरंत चक्कर आने लगते हैं, यानी कि बॉडी का जो संतुलन है वो बिगड़ जाता है। ये फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है, याद रखना। ठीक है, अपनी जगह से हिल जाने पर चक्कर आने लगते हैं, इंडोलिम्फ, याद रखना, कान में होता है इंडोलिम्फ। आगे देखेंगे पिच्छेपण। अगला टॉपिक है पिच्छेपण, प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल क्या होता है, पिच्छेपण मतलब जो चीज़ फेंकने वाली जो क्रियाएं होती हैं, जो गतिविधियां होती हैं, यानी कि फेंकने के जो इवेंट हैं, जैसे जेवलिन मतलब भाला फेंक, शॉटपुट मतलब गोला फेंक, डिस्कस थ्रो मतलब चक्का फेंक आदि को इस कोण या एंगल पर फेंका जाए कि वह अधिकतम दूरी तय कर ले। तो कैसे, देखिए यहाँ पे, जैसे किसी वस्तु को यदि 45 अंश, कितना 45 अंश, किसी वस्तु को यदि 45 अंश के कोण पर फेंका जाता है तो वह अधिकतम दूरी तय करती है। याद करें ना, 45 अंश पे अगर कोई चीज़ हम फेंकेंगे तो वो अधिक दूरी पे जाके गिरेगी। ठीक है, बात आती। दूसरा पॉइंट देखिए, 90 अंश के कोण पर फेंका जाए तो कोई भी दूरी तय नहीं करती, अर्थात प्रक्षेपण जो है कैसा रहेगा, शून्य। कब शून्य रहेगा, जब 90 डिग्री पे फेंका जाएगा कोई चीज़, 90 डिग्री सीधे सीधे ऊपर फेंक दिया जाएगा, वो तो सीधे ही शून्य पे ही बिल्कुल सीधे ही गिरेगा आके। बात समझ में आई। और जो चीज़ 45 डिग्री पे फेंकी जाएगी, ठीक है, 45 अंश पे जो फेंकी जाएगी तो वो सबसे ज़्यादा दूरी तय करेगी। बस इतनी सी बात याद रखना, चाहे वो जेवलिन थ्रो हो, चाहे वो शॉर्ट पुट हो, चाहे वो डिस्कस थ्रो है, चक्का फेंको, गोला फेंको या भाला फेंको, तीनों की बात यहाँ पे की जा रही है। इसी के प्रक्षेपण में और देखेंगे आगे। अब इसमें प्रक्षेपण में 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट रहते हैं। सबसे पहला होता है रेंज। क्या, रेंज। रेंज क्या होता है, प्रक्षेपण में प्रारंभिक दूरी तथा अंतिम दूरी के बीच की दूरी को हम रेंज कहते हैं। ठीक है, प्रारंभिक दूरी और अंतिम दूरी को जो बीच की जो एक रेखा टाइप की होगी तो उसे क्या कहेंगे, रेंज कहते हैं। ठीक है, दूसरा आता है एफेक्स यानी कि चोटी। एपेक्स मीन्स चोटी। इसे देखते हैं,
जब फेंकी गई वस्तु अपने उच्चतम बिंदु अर्थात सर्वाधिक ऊंचाई पर होती है तो उस ऊंचाई को एपेक्स कहा जाता है। इसे परास के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब बात आती है एसेंट टाइम। एसेंट टाइम क्या होता है? जब फेंकी गई वस्तु नीचे से ऊपर की ओर जाती है, जब फेंकी हुई वस्तु नीचे से ऊपर की ओर जाती है तो उस दौरान लगे समय को एसेंट टाइम कहते हैं। ठीक है, जब नीचे से कोई चीज़ फेंकी है, गोला फेंका है या बाला फेंका है या चक्का फेंका है, जो नीचे से हमारे हाथ से छूट के जो ऊपर जाएगी, ऊपर की सबसे ऊंची चोटी को छूएगी तो उसको क्या बोलेंगे? उतनी कितना टाइम में वो छूती है तो उससे बोलेंगे एसेंट टाइम। अब आती है बात डिसेंट टाइम। डिसेंट टाइम क्या होता है? जब वही वस्तु नीचे की ओर आती है, नीचे की ओर जब आएगी तो उसमें लगा समय, उसमें जो समय लगेगा उस चोटी को छू के जब नीचे की ओर आएगी तो उसमें लगा समय डिसेंट टाइम कहलाता है। इतनी सी बात यहाँ पे याद रखनी है सभी लोगों को। जैसे लॉन्ग जंप, हाई जंप, ट्रिपल जंप, पोल वॉल्ट आदि ये जो जंपे हैं इनमें भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे। आखिर ट्रेजेक्ट्री, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रेजेक्ट्री। ये जो क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादातर अभ्यर्थी छोड़ के आते हैं परीक्षा में, क्योंकि वो इन्हें पढ़ते ही नहीं ज़्यादातर, तो इसे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे देखिए। ट्रेजेक्ट्री क्या होता है? ट्रेजेक्ट्री देखें, फेंकी गई वस्तु के उन्नयन पथ को ट्रेजेक्ट्री कहा जाता है। फेंकी गई वस्तु के उन्नयन पथ को ट्रेजेक्ट्री कहा जाता है। ट्रेजेक्ट्री 3 प्रकार की होती है। ट्रेजेक्ट्री कितने प्रकार की है? 3 प्रकार की होती है। इसमें वस्तु सीधी ऊपर या नीचे, सीधी ऊपर या सीधी नीचे फेंकी जाती है, या सीधी ऊपर फेंकी जाएगी या सीधी नीचे, अर्थात वस्तु 90 अंश के कोण पर फेंकी जाती है। ठीक है, वस्तु जो है 90 अंश के कोण पर फेंकी जाती है, और जब 90 अंश के कोण पर फेंकी जाएगी कोई वस्तु तो वो कितनी दूरी गिरेगी? 0 पे। कितने पे? 0 पे आ जाएगी। ठीक है, किसी भी वस्तु को 90 अंश के कोण पर फेंकने पर प्रक्षेपण क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, तो ये वर्टिकल ट्रेजेक्ट्री होती है। दूसरा है ऑब्लिक्यूट ट्रेजेक्ट्री। ऑब्लिक्यूट ट्रेजेक्ट्री, प्रबलाकार ट्रेजेक्ट्री। इसमें क्या होता है? यदि प्रक्षेपण का कोण प्रबलाकार हो तो उसे प्रबलाकार ट्रेजेक्ट्री कहते हैं। तीसरी है हॉरिजॉन्टल ट्रेजेक्ट्री। इसमें क्या होता है? क्षैतिज जो होती है, इसमें क्या? प्रक्षेपण का कोण 0 होता है। प्रक्षेपण का कोण कितना होता है? 0 होता है। आगे देखेंगे उत्तोलक, लीवर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है लीवर। लीवर क्या होता है? ठीक है, ये लीवर जो हमारा फिजिक्स में हम पढ़ते हैं इस लीवर को, ठीक है, भौतिक विज्ञान में, तो यहाँ पे हमारे बॉडी में लीवर का बहुत बड़ा महत्व है। हमारे शरीर में कोई भी गतिविधि करते हैं तो इसमें बहुत बड़ा लीवर का इम्पोर्टेंट रोल रहता है। इन लीवर से ही सारी गतियाँ अच्छे से हो पाती हैं। तो लीवर में देखते हैं, लीवर क्या है? एक सख्त डंडा है जो किसी कार्य को आसानी से करने में मदद करता है। लीवर एक सख्त डंडा है जो किसी कार्य को आसानी से करने में मदद करता है, जो एक स्थिर बिंदु के चारों ओर घूमता है। जो एक स्थिर बिंदु के चारों ओर घूमता है, ऐसी क्वेश्चन आएगा, याद रखना। लीवर क्या है? तो लीवर एक सख्त डंडा है जो किसी कार्य को आसानी से करने में सहायता करता है या मदद करता है। दूसरा पॉइंट देखें, कम बल लगाकर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कम बल लगाकर अधिक कार्य करने की क्षमता उत्तोलक कहलाती है। ठीक है, कम बल लगाकर अधिक कार्य करने की क्षमता ही उत्तोलक कहलाती है। मानव शरीर में लंबी अस्थियां, मानव शरीर में लंबी हड्डियां उत्तोलक का कार्य करती हैं। ठीक है, मानव शरीर में जो लंबी हड्डियां हैं वो क्या करती हैं? उत्तोलक का कार्य करती हैं। हमारे शरीर में जो जोड़ जॉइंट होते हैं ये क्या होते हैं? एक्सिस या फलक्रम का कार्य करते हैं। एक्सिस, या चाहे एक्सिस कह लो चाहे फलक्रम कह लो, एक ही चीज़ है, एक्सिस या फलक्रम का कार्य करते हैं। दूसरा पॉइंट है, शरीर के अंग, शरीर के जो अंग हैं भार यानी कि वेट, प्रतिरोध का कार्य करते हैं। भार को ही हम प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस कहेंगे। ठीक है, भार या प्रतिरोध का कार्य करते हैं। तीसरा पॉइंट, मांसपेशियां बल, फोर्स लगाने का कार्य करती हैं। मांसपेशियां फोर्स लगाने का कार्य करती हैं, इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे देखेंगे लीवर के प्रकार। लीवर कितने प्रकार के होते हैं? तो लीवर हम बता दें 3 प्रकार के होते हैं। लीवर कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। सबसे प्रथम लीवर है, प्रथम क्लास का जो लीवर है, फर्स्ट क्लास लीवर या प्रथम प्रकार का जो
लीवर है, उत्तोलक है, उसे हम संतुलन का लीवर कहते हैं, संतुलन का उत्तोलक कहते हैं। क्वेश्चन ऐसे ही आता है, फर्स्ट क्लास लीवर को क्या और किस नाम से जानते हैं? तो संतुलन का लीवर, ठीक है, संतुलन का उत्तोलक के नाम से भी इसे जानते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें होता है कि जो एक्सिस है, जो अक्ष है वो रेजिस्टेंस और फोर्स के बीच में होगा। एक्सिस जो है यानी कि जो ए दिख रही है, ये वाली ए फोर्स यानी कि एफ, और रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध। फोर्स माने बल, एक्सिस माने अक्ष, और रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध। इसके यानी कि फोर्स और रेजिस्टेंस के बीच में क्या होगा? एक्सिस, अक्ष होगा, ठीक है। फर्स्ट क्लास लीवर की बात हो रही है, लीवर फर्स्ट क्लास है तो ये फार याद रखो, FAR, फर्स्ट क्लास में फार, ठीक है, फार फर्स्ट क्लास में। तो इसमें क्या है? क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाएगा, ठीक है। वो कौन सा लीवर है जिसमें मध्य में एक्सिस होता है, मध्य में अक्ष होता है? तो फर्स्ट क्लास लीवर में मध्य में यानी बीच में एक्सिस होगा, या ध्यान से समझ लो इसे, ठीक है, फर्स्ट क्लास लीवर में। आगे देखेंगे उदाहरण में तराजू, उदाहरण में क्या है? तराजू है, कैंची है, प्लास है, शीशा है यानी कि बच्चों का झूला है, नाव चलाने का चाकू है, बैठकर डंबल करना, ये भी क्या है? प्रथम क्लास लीवर में, फर्स्ट क्लास लीवर में अंतर्गत आएगा। अब इसमें शरीर में भी कुछ उदाहरण हैं। शरीर में उदाहरण है एक्सटेंशन ऑफ फॉर आर्म, ठीक है, एक्सटेंशन फॉर आर्म। इसमें क्या होता है? एल्बो ज्वाइंट जो है एक्सिस का कार्य करेगी, एल्बो जो ज्वाइंट है हमारे कोहनी का वो एक्सिस का कार्य करेगी, और ट्रेपेजियस मसल्स बल का कार्य करेगी, और फॉर आर्म प्रतिरोध यानी कि भार का कार्य करेगा, ठीक है, फॉर आर्म प्रतिरोध का कार्य करेगा। तो एक्सटेंशन फॉर आर्म की ये उदाहरण है। दूसरा उदाहरण है एंकल फ्लेक्शन। इसमें क्या होगा? एंकल फ्लेक्शन में एंकल ज्वाइंट क्या करेगा? एक्सिस का कार्य करेगा, ठीक है, एक्सिस का कार्य करेगा। ट्रेवेलिस मसल्स जो है फोर्स का कार्य करेगी, और पैर के जो पंजे हैं वो प्रतिरोध का कार्य करेंगे, ठीक है। ये फर्स्ट क्लास लीवर है, फर्स्ट क्लास लीवर के हमारे बॉडी में ये उदाहरण है, ठीक है, ये उदाहरण है। और अगर जनरल उदाहरण देखें तो यहाँ पे तराजू है, कैंची है, प्लास है। प्लास में क्या होगा? प्लास में देखा होगा बीच में एक नट बोल्ट एक कसा होता है, एक सख्त डंडा छोटी सी पड़ा होता है, उससे क्या होता है? वहीं से वो कैंची और प्लास चलते हैं। जैसे हम कैंची हाथ से दबाएंगे और आगे कपड़ा जब कटता है तो वहाँ पे प्रतिरोध होगा, और हम जब हाथ से दबाएंगे वहाँ पे बल होगा यानी फोर्स होगा, और आगे जब कपड़ा कटेगा वहाँ रेजिस्टेंस होगा, और जहाँ से कैंची बीच से घूम रही है वही एक्सिस है, अक्ष है, ठीक है। ऐसे ही शीशा जो बच्चों का झूला होता है, बच्चे बीच में एक इधर बैठता है एक उधर बैठता है, उसमें झूलते हैं, ठीक है, वो भी इसी का उदाहरण है, फर्स्ट क्लास लीवर का उदाहरण है, ठीक है। और एक्सटेंशन फॉर आर्म याद रखना, ये फर्स्ट क्लास लीवर का उदाहरण है, और एंकल फ्लेक्शन फर्स्ट क्लास लीवर का उदाहरण है, ठीक है। आगे देखेंगे द्वितीय प्रकार का जो उत्तोलक है, द्वितीय प्रकार के उत्तोलक को सेकेंड क्लास लीवर, इसको हम बल का लीवर कहते हैं। किसका? बल का, यानी फोर्स का लीवर कहते हैं। प्रथम क्लास लीवर को संतुलन का, द्वितीय क्लास लीवर को बल का लीवर कहा जाता है। इसमें क्या होता है? इसमें जो रेजिस्टेंस है यानी कि प्रतिरोध है, ये क्या होगा? ये बल तथा एक्सिस के बीच में होगा, यानी कि जो रेजिस्टेंस है वो बल तथा एक्सिस के बीच में होगा, ठीक है। बात समझो, रेजिस्टेंस यानी कि ये रेजिस्टेंस यानी कि आर कहाँ होगा? बीच में, किसके? एक्सिस और फोर्स के, ठीक है, एक्सिस और फोर्स के बीच में क्या होगा? आर होगा। बस इतनी सी बात यहाँ पे याद रखनी है। इसके उदाहरण है जैसे सरौता, कूड़ा उठाने वाली मशीन, नींबू निचोड़ने वाली मशीन, कागज में सुराख करने वाली मशीन, कब्जे पर घूमता हुआ दरवाज़ा, ये उसके उदाहरण रहेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होगा? तो कूड़े वाली जो मशीन होती है वहाँ पे एक्सिस जो पहिया लगा होता है, और बीच में क्या होता है? बीच में खाली जगह होती है जहाँ पे कूड़ा रखा होता है, और एक तरफ से इधर कोई कूड़ा उठा रहा होता है, वो यहाँ से बल लगाता है, ठीक है, यहाँ से बल लगाता है, फोर्स लगाएगा, तब यहाँ पे जो कूड़ा रखा है, ये वाला कूड़ा रखा है, वो ये एक्सिस होगा, यहाँ पे एक्सिस होगा, बीच में नहीं होगा एक्सिस। पहले क्लास में बीच में एक्सिस था, लेकिन यहाँ पे एक्सिस, यहाँ पे जहाँ पहिया लगा होगा यहाँ पे एक्सिस होगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा, इसे याद कर लीजिए, ठीक है। आगे देखें, शरीर में इसके उदाहरण हैं
प्लेंटर फ्लेक्शन, पंजे के ऊपर की ओर उठाना, पंजे को ऊपर की ओर उठाना प्लेंटर फ्लेक्शन कहलाएगा। ठीक है। डिप्स या पुशअप लगाना, जबड़े का खुलना बंद होना, बास्केटबॉल व वॉलीबॉल में पंजे से जंप लेना, ये इसके उदाहरण है बॉडी में। ठीक है। बास्केटबॉल में और वॉलीबॉल में पंजे से जंप लेना। ठीक है। द्वितीय प्रकार का लीवर जो है इसे हम बल का लीवर कहते हैं। द्वितीय प्रकार के लीवर में जो रेजिस्टेंस होगा वो बीच में रहेगा किसके, बल और एक्सिस के। बस इतनी सी बात यहाँ पे याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। आगे देखेंगे जो थर्ड क्लास लीवर है, तृतीय प्रकार का उत्तोलक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये गति का लीवर कहा गया है इसे। क्या, गति का लीवर। सबसे ज़्यादा फिजिकल एजुकेशन में अभ्यर्थियों को, सबसे ज़्यादा जो खिलाड़ी होते हैं, सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाला लीवर यही लीवर है, थर्ड क्लास लीवर। थर्ड क्लास लीवर सबसे ज़्यादा खिलाड़ियों में प्रयोग किया जाता है, इसे गति का लीवर कहा जाता है। इसमें क्या होता है, जो फोर्स है वो बीच में रहेगा किसके, एक्सिस और रेजिस्टेंस यानी कि अक्ष और प्रतिरोध के बीच में क्या रहेगा, फोर्स। बस इतनी सी बात यहाँ रखना। जैसे नाव चलाना, बेलचे से मिट्टी उठाना, चिमटा से रोटी सेकना, ये इसके उदाहरण हो जाएंगे। ठीक है। चिमटा से रोटी सेकना। अब इसमें देखेंगे, अब कहोगे ये कैसे, इसमें बल जो है बीच में लगाना। चिमटा से जब रोटी सेकते हैं, क्या हम चिमटा के किनारे पकड़ के रोटी को दबाते हैं, नहीं, चिमटा के कहाँ पर पकड़ के दबाएंगे, बीच में। यानी कि जो फोर्स है वो कहाँ होगा, बीच में फोर्स होगा। फोर्स कहाँ होगा, बीच में। एक्सिस कहाँ है, जहाँ से चिमटा मुड़ा हुआ होता है, और जहाँ से रोटी दबाते हैं, जहाँ प्रतिरोध होगा वो ये होगा। बात समझो, फोर्स हम यहाँ लगाएंगे, चिमटा को यहाँ से दबाएंगे, एक्सिस इधर होगा और रोटी यहाँ पे दबेगी, तो ये थर्ड क्लास लीवर का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है। बात समझ लो, यहाँ पे फोर्स बीच में लगेगा, यानी बीच में फोर्स होगा, थर्ड क्लास लीवर है। ठीक है। नाव चलाना, जब नाव हम चलाते हैं चाकू से, तो चाकू कहाँ पकड़ते हैं, बीच में। कहाँ पकड़ते हैं, बीच में। एक हाथ ऊपर, एक हाथ बीच में रहता है, ताकत हम बीच से लगाते हैं, तभी चाकू नाव आगे बढ़ती है। ऐसे ही बेलचे से मिट्टी उठाना, बेलचा से जब मिट्टी उठाते हैं, या आपने देखा होगा जो मोरम भरने वाला वो खोंचा टाइप का होता है, ठीक है, एक हाथ इधर लगाते हैं, एक हाथ बीच में लगाते हैं, तो बल यानी कि फोर्स हम लगाएं कहाँ पे, बीच में। और एक हाथ जो होता है उससे पकड़ने वाला वो होता है एक्सिस का काम करता है, और प्रतिरोध जो मोरम भर के आगे ट्रॉली में फेंकते हैं वो प्रतिरोध का काम करेगी। बस इतनी सी बात याद रखना, ये थर्ड क्लास लीवर है। आगे देखें कि शरीर में इसके उदाहरण हैं, आर्म फ्लेक्शन, भुजा का मोड़ना। इसमें क्या होगा, एल्बो जॉइंट जो है वो एक्सिस का काम करेगी, रेडियस ट्रेवोलियसिटी ये फोर्स का काम करेगी, मसल्स। अग्र हाथ ये प्रतिरोध का काम करेगा। इसी तरीके से दूसरा जो उदाहरण है थिन फ्लेक्शन, तीसरा है हैमस्ट्रिंग कर्ल, चौथा है हाथ को ऊपर उठाना थर्ड क्लास लीवर के अंतर्गत आएगा। और थर्ड क्लास का जो लीवर है इसी को हम गति का लीवर कहते हैं। ठीक है, इसे याद कर लें। 3 लीवर थे, तीनों हमने बता दिए। पहले लीवर में एक्सिस यानी कि अक्ष बीच में होगा, किसके, रेजिस्टेंस और फोर्स के। दूसरे लीवर में क्या है, दूसरे लीवर में रेजिस्टेंस बीच में रहेगा, किसके, एक्सिस और फोर्स के। तीसरे लीवर में फोर्स बीच में रहेगा, एक्सिस और रेजिस्टेंस के। बस इतनी सी बात यहाँ पे रखनी है। अब बात आती है, अगला टॉपिक रहेगा एक्सिस और प्लेन और एक्सिस ये क्या होता है। एक्सिस और प्लेन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये एक बार अगर दिमाग में सही से बैठ जाए फिर ज़िंदगी में नहीं भूलोगे, और अगर नहीं बैठा तो इसे बहुत देर तक इसे समझना पड़ेगा, और इसी को हम बहुत अच्छे से आज समझाएंगे। आप लोग इसे समझिए एक्सिस और प्लेन के बारे में कि ये क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो एक्सिस यानी कि अक्ष है, ये हम किनेसियोलॉजी बायोमैकेनिक्स के अंतर्गत इसे पढ़ते हैं, एक्सिस और प्लेन को, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। हालांकि टॉपिक वही चल रहा है, किनेसियोलॉजी बायोमैकेनिक्स के अंतर्गत जो सारे टॉपिक आते हैं, इन टॉपिक में एक टॉपिक एक्सिस यानी कि अक्ष है। अक्ष क्या होता है, एक काल्पनिक रेखा है जिसके चारों ओर गति होती है। बात समझो, जो अक्ष जो है यानी कि एक्सिस है वो एक काल्पनिक रेखा है, एक काल्पनिक है, इसकी कल्पना की गई है, केवल है नहीं, कल्पना, काल्पनिक रेखा है जिसके चारों ओर क्या होती है, गति होती है। ठीक है। अब बात आती है तल मतलब प्लेन, इसे क्या कहते हैं, वह सतह जो अक्ष के लंबवत पाया जाता है,
जिससे शरीर में गति होती है, जिससे शरीर में गति होती है उसी को हम प्लेन या एक्सिस कहते हैं। ठीक है, किसके लंबवत होती है? अक्ष के लंबवत, एक्सिस के लंबवत होगी और जिससे शरीर में गति होगी उसी को हम क्या कहेंगे? प्लेन कहेंगे। ये जो लड़का देख रहे हैं यहाँ पे, अब सीधी सी बात समझो, अपनी बॉडी को हम बराबर भागों में बांटना चाहें तो कितने तरीके से बांट सकते हैं? बराबर भागों में अपनी अपनी बॉडी को हम अगर 3 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में? 3 भागों में। या तो हम अपने सर से सामने की तरफ कोई चीज़ रख के, ठीक है, एक ब्लेड टाइप का रखे, सर पे रखेंगे, खड़ा खड़ा ब्लेड रखेंगे, ऐसे नाक से कटता हुआ हमारा आधा आधा भाग हो जाएगा, लेफ्ट राइट में बढ़ जाएगा। किस में बढ़ जाएगा? लेफ्ट राइट में। एक हम काट सकते हैं कैसे? हाथ की तरफ से ब्लेड को रखें तो बॉडी का आगे वाला पार्ट आगे, पीछे वाला पार्ट पीछे, यानी कि आगे और पीछे काट सकते हैं। एक हम काट सकते हैं ऊपर और नीचे, पेट के हिस्से से पेट पे ब्लेड रख के काट दें आधा आधा, तो नीचे वाला हिस्सा नीचे, ऊपर वाला ऊपर। तो हम 3 तरीके से बॉडी को बराबर भागों में काट सकते हैं। बात समझो यहाँ पे। तो हम बात करेंगे यहाँ पे सबसे पहले प्लेन की। जो तल होते हैं, तल क्या होते हैं? सबसे पहला तल है टाइप्स ऑफ प्लेन। प्लेन के कितने भाग होते हैं? तो प्लेन के हम बताएंगे 3 भाग होते हैं। 3 भाग में सबसे पहला भाग है सरिस्टल प्लेन। सरिस्टल प्लेन याद रखना, सरिस्टल प्लेन को हम लेटरल प्लेन या मीडियल प्लेन के नाम से भी जानते हैं। इंपॉर्टेंट नाम रहेंगे ये पे। सरिस्टल प्लेन को हम लेटरल प्लेन और मीडियल प्लेन के नाम से जानते हैं। ये सरिस्टल प्लेन क्या करता है? बॉडी में शरीर को दाएं और बाएं भाग में बांटता है। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, इसमें क्या हुआ है, ये एक आदमी खड़ा है, इस आदमी को 2 भागों में बांट दिया गया बीच से। तो कौन सा? एक लेफ्ट भाग और ये नीला नीला एक राइट भाग। ठीक है, लेफ्ट और राइट भाग में बांट देता है। कौन? सरिस्टल प्लेन। याद रखना, सरिस्टल प्लेन कौन से भाग में बांटता है? दाएं और बाएं भाग में बांटता है। और गति इसमें कैसी होगी? गति होगी आगे और पीछे। गति कैसी होगी? आगे और पीछे। आगे और पीछे गति होगी। तो जैसे फ्लेक्शन और एक्सटेंशन, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन, नी, शोल्डर, हिप, एल्बो, एक्सटेंशन, फ्लेक्शन, ये इसमें गतियां होंगी। ठीक है, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन गति जो है वो सरिस्टल प्लेन में होगी। और सरिस्टल प्लेन में जो गति है आगे और पीछे होती है। और सरिस्टल प्लेन बॉडी को, शरीर को 2 भागों में बांटता है। कौन कौन से? लेफ्ट और राइट, यानी कि दाएं और बाएं में बांटता है सरिस्टल प्लेन। याद रखना, सरिस्टल जो है दाएं और बाएं बांटता है। आगे देखेंगे, दूसरा प्लेन देखेंगे। दूसरा प्लेन है फ्रंटल प्लेन। कैसा है? फ्रंटल प्लेन। फ्रंटल प्लेन में क्या होता है? फ्रंटल प्लेन में इसे हम कॉर्नल प्लेन भी कहते हैं और इंटीरियर और पोस्टीरियर प्लेन के नाम से भी जानते हैं। इंटीरियर मतलब आगे का भाग, पोस्टीरियर मतलब पीछे का भाग। तो जो फ्रंटल प्लेन है वो बॉडी को आगे और पीछे भाग में बांटता है। देखिए, ये देखो, ये बॉडी का आगे का भाग है, ये बॉडी का पीछे का भाग है। तो ये कौन सा प्लेन बांट रहा है? फ्रंटल प्लेन। ठीक है, ये इंग्लिश में ही याद रखने हैं, हिंदी नहीं, ये इंग्लिश में ही आते हैं। ठीक है, फ्रंटल प्लेन। फ्रंटल प्लेन को कॉर्नल प्लेन या इंटीरियर और पोस्टीरियर प्लेन भी के नाम से भी जानते हैं। ये शरीर को आगे और पीछे भाग में बांटता है। आगे और पीछे भाग में, बॉडी को जो आगे और पीछे का भाग है कौन बांटेगा? फ्रंटल प्लेन बांटेगा। इसमें गति कौन सी होगी? दाएं और बाएं। गति कौन सी होगी? दाएं और बाएं गति होगी। दाएं बाएं गति कौन कौन सी होती है? एबडक्शन, एडक्शन, एबडक्शन और एडक्शन। याद रखना, क्वेश्चन पूछेगा एडक्शन और एडक्शन गति कौन से प्लेन में होती है? फ्रंटल प्लेन में होती है। क्वेश्चन पूछेगा फ्रंटल प्लेन बॉडी को कैसे बांटता है? तो आगे और पीछे की ओर बांटता है फ्रंटल प्लेन, यानी कि फ्रंट मतलब आगे, फ्रंटल से याद रखना, फ्रंट मतलब आगे और पोस्टीरियर मतलब पीछे। ठीक है, अच्छा, गति कौन सी होगी फ्रंटल प्लेन में? दाएं और बाएं गति होगी। ठीक है, ये देखो, शोल्डर पे होगी, हिप पे होगी, ट्रंक होगी, नेक होगी। ये इसमें गतियां होती हैं। गतियां 2 ही होती हैं इसमें। कौन कौन सी? एबडक्शन और एडक्शन। याद रखना। आगे देखेंगे तीसरा प्लेन। तीसरा प्लेन है हॉरिजॉन्टल प्लेन। हॉरिजॉन्टल प्लेन क्या करता है? हॉरिजॉन्टल प्लेन को ही हम ट्रांसवर्स प्लेन कहा जाता है। इसे दूसरा नाम है ट्रांसवर्स प्लेन। शरीर को ऊपर और नीचे बांटता है। देखिए यहाँ पे ऊपर का भाग ऊपर, नीचे का भाग नीचे।
हॉरिजेंटल प्लेन ये शरीर को नीचे और ऊपर बांटता। क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा, बॉडी को नीचे और ऊपर कौन सा प्लेन बांटेगा, तो हॉरिजेंटल प्लेन बांटता है। हॉरिजेंटल प्लेन बॉडी को कौन से भाग में बांटेगा, नीचे और ऊपर भाग में बांटेगा। क्वेश्चन घुमा के भी पूछ सकता है। अच्छा बात आएगी हॉरिजेंटल प्लेन में गति कैसी होगी, ऊपर और नीचे, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर नीचे बांटेगा, गति भी ऊपर नीचे होगी, ठीक है। हॉरिजेंटल प्लेन में यानी कि ट्रांसफॉर्म प्लेन दोनों नाम है इसके। इसमें क्या होगा, ऊपर नीचे बांटेगा और गति भी ऊपर नीचे होगी। जैसे सभी घूर्णीय व चक्रीय गति, सभी घूर्णीय व चक्रीय गति, गोलाकार जो गति हैं वो सभी किस में होंगी, हॉरिजेंटल प्लेन में होंगी। जैसे रिडक्शन, प्रोटेक्शन, सुपाइनेशन, प्रोनेशन, इनवर्ड आउटवर्ड रोटेशन, इवर्जन और सर्कमडेक्शन, ये सारी जो गतियां हैं ये सब हॉरिजेंटल प्लेन में होती हैं, ठीक है। हॉरिजेंटल प्लेन में सारी गतियां, जितनी भी मूवमेंट हैं वो सब हॉरिजेंटल प्लेन में होंगी। जितनी घूर्णन गति वाले हैं, चक्रीय गति वाले हैं, वो सब हॉरिजेंटल में होंगे। हॉरिजेंटल ऊपर नीचे बांटेगा, उसमें गतियां भी ऊपर नीचे भाग में होती हैं, बस याद रखना है। यहाँ पे आगे देखेंगे, बात आती है अब ये तीनों प्लेन जिस बिंदु पर मिल रहे हैं, एक तो देखो ये वाला ये आगे से काट रहा, एक इधर दाएं से काट रहा, एक बीच से काट रहा, तीन प्लेन काट रहे हैं। और तीन प्लेन जो यहाँ पे जो तीनों भाग मिला रहे हैं बीच में, उसी को हम क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सीजी पॉइंट, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट। इसी को हम कार्डिनल पॉइंट भी कहते हैं, सीजी पॉइंट को हम भी कार्डिनल पॉइंट भी कहते हैं, ठीक है, याद रखना। जहाँ पे तीनों तल काटते हैं वहाँ पे हम सीजी पॉइंट उसे बोलेंगे। आगे देखेंगे अक्ष धुरी यानी एक्सिस, एक्सिस के बारे में अभी हमने प्लेन के बारे में पढ़ा है, अब हम एक्सिस के बारे में पढ़ेंगे। ये टॉपिक है प्लेन और एक्सिस, ठीक है, एक्सिस और प्लेन, ठीक है। अक्ष के बारे में जानेंगे, अक्ष क्या होता है इसके बारे में समझेंगे। एक काल्पनिक रेखा जिसके चारों ओर गति होती है, जिस अक्ष में एक फिक्स पॉइंट, उसे लीवर या फलक्रम कहते हैं। जिस अक्ष में एक फिक्स पॉइंट होता है उसे हम लीवर या फलक्रम कहते हैं, ठीक है। जैसे अनेक्सियल, अनेक्सियल में देखेंगे, पहले अनेक्सियल में एक अक्ष में गति यानी कि एंकल जॉइंट, टखने का जोड़ है, वो एनेक्सियल जॉइंट में आएगा। दूसरा है बायएक्सियल, बायएक्सियल में क्या होगा, टू एक्सिस में गति यानी कि कलाई का जोड़। दूसरा है एक्सिस में गति, कलाई का जोड़। तीसरा है मल्टीपल एक्सिस, मल्टीपल एक्सिस जो मल्टी एक्सिस है, मल्टी एक्सिस, इसमें क्या होता है, एक्सिस में क्या होगा, इसमें हिप तथा शोल्डर जॉइंट आते हैं, ठीक है। मल्टीपल इसमें ज़्यादा होती है गति, तीन एक्सिस, ठीक है। इसके बारे में यहाँ देखते हैं, आगे देखेंगे। सबसे पहले अब एक्सिस, एक्सिस भी देखो प्लेन भी तीन थे और एक्सिस भी तीन है, याद रखना। जो तल थे यानी कि प्लेन थे वो भी तीन थे, और जो अक्ष यानी कि एक्सिस हैं वो भी तीन हैं। सबसे पहला जो एक्सिस है उसे हम बोलते हैं फ्रंटल एक्सिस। फ्रंटल एक्सिस को ही हम ट्रांसफॉर्म एक्सिस कहते हैं, फ्रंटल एक्सिस को ही ट्रांसफॉर्म एक्सिस कहते हैं। इसमें क्या होता है, फ्रंटल एक्सिस में प्लेन कौन सा होगा, सजेस्टल प्लेन होगा। कौन सा, सजेस्टल प्लेन होगा। फ्रंटल एक्सिस में सजेस्टल प्लेन के लंबवत परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, सेंटर। फ्रंटल एक्सिस में सजेस्टल प्लेन के लंबवत होता है। नोट में देखिए क्या लिखा है, सभी फ्लेक्शन एक्सटेंशन मूवमेंट फ्रंटल एक्सिस में होते हैं। सभी फ्लेक्शन और एक्सटेंशन मूवमेंट जो हैं फ्रंटल एक्सिस में होते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे दूसरा जो एक्सिस है सजेस्टल एक्सिस, दूसरा एक्सिस है सजेस्टल एक्सिस। सजेस्टल एक्सिस को हम इंटीरियर तथा पोस्टीरियर एक्सिस भी कहते हैं। सजेस्टल एक्सिस होगा तो प्लेन कौन सा होगा, फ्रंटल प्लेन। बात यहाँ पे याद रखनी है, फ्रंटल एक्सिस है तो सजेस्टल प्लेन, सजेस्टल एक्सिस है तो फ्रंटल प्लेन के लंबवत होगा, ठीक है। दोनों विपरीत हैं, इसे याद रखना। सजेस्टल एक्सिस तो फ्रंटल प्लेन, फ्रंटल एक्सिस तो सजेस्टल प्लेन। अब यहाँ पे सजेस्टल एक्सिस जो है तो प्लेन कौन सा होगा, फ्रंटल प्लेन होगा। सभी साइड बेंडिंग यानी कमर तथा सिर की
जो गतियां हैं जैसे एबडक्शन और एडक्शन, गतियां किस में होंगी? सजिटल प्लेन, सजिटल एक्सिस में होंगी। किसमें? सजिटल एक्सिस में होंगी। जितनी भी एबडक्शन एडक्शन ये गतियां हैं तो किस में होंगी? सजिटल एक्सिस में होंगी। ठीक है, आगे देखेंगे। तीसरा है एक्सिस में वर्टिकल एक्सिस। वर्टिकल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस में क्या होगा? हॉरिजेंटल प्लेन होगा, यानी कि थर्ड वाला जो प्लेन था वो होगा, इसके लंबवत होगी। ठीक है, इसमें सारी जो गतियां हैं वो कैसी होती हैं? चक्रीय घूर्णी गति होती हैं, वही गतियां इसके अंतर्गत आती हैं। सर्कमडक्शन है, इनवर्ड आउटवर्ड रोटेशन है, ये सारी गतियां इसके अंतर्गत आएंगी। ठीक है, आगे देखेंगे। बस आज हमने यहीं पे इस वीडियो का समापन है, ख़त्म होगा। तो इसमें क्या होगा, आज हमने एक्सिस प्लेन के बारे में पढ़ा, संतुलन के बारे में पढ़ा, और हमने आज देखा उत्तोलक के बारे में। 4 टॉपिक इसी में अभी हमने क्लियर किए हैं। तो इस वीडियो को अच्छे से सभी लोग देख लेना, और यहाँ से क्वेश्चन छोड़ना नहीं। ज़्यादातर सारे बच्चे ज़्यादातर छोड़ के ही आते हैं दोस्तों, यहाँ से एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, इससे सही से 1-2 बार वीडियो को देख लेना, सब अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, हाँ, थैंक यू।